आज से तकरीबन 16 साल पहले की बात है। 2010 में अक्टूबर का महीना चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 टेस्ट मैचों और 3 ओडीआई मैच की श्रृंखला के लिए भारत में आती है। ये वही दौर था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में नंबर 1 हुआ करती थी और वहीं पर भारत भी धीरे धीरे अब अपने क्रिकेट को सुधार रहा था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के चलते भारतीय टीम भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी और अब इस श्रृंखला को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब 2 बहुत ही बेहतरीन टीमें आमने सामने खड़ी हैं। इस वक्त तक ऐसा हो गया था कि इस समय अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को कोई टीम टक्कर दे सकती थी तो वो एकमात्र टीम इंडिया थी। भारतीय टीम अपने आप को इतना मजबूत कर ली थी कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने खेलने से भी नहीं डरती थी और ऑस्ट्रेलिया को भी एहसास हो चुका था कि अगर हम किसी से हार सकते हैं तो वो सिर्फ एक भारतीय टीम ही है। इसलिए वो भारत में जब भी आते थे तो अपनी पूरी मजबूती के साथ आते थे, सारी तैयारी कर लेते थे, उसके बाद ही भारत में एंट्री करते थे या भारत के साथ कहीं भी खेलते थे। उन्हें भी भारत से डर लगने लगा था और जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है वैसा ही रोमांच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी मुकाबले में होता है। जब भी कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत से टकराती है तो सेम रोमांच देखने को मिलता है। तो आइए अब चलते हैं इस टूर पर। मैं आपको बताता चलूं ये जो दौरा ऑस्ट्रेलिया की टीम कर रही थी उसमें 2 टेस्ट मैच और 3 ओडीआई मैच थे जिसमें से पहले टेस्ट श्रृंखला ही खेलनी थी। तो आइए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इस टेस्ट श्रृंखला के ऊपर और देखते हैं कि पहले मुकाबले में ऐसा क्या घटना घटती है, ऐसा कौन सा रोमांच आता है जिसे देखकर सारे दर्शक चौंक जाते हैं, सारे दर्शक खुश हो जाते हैं। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं इस रोमांचक मुकाबले पर। अब पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन मोहाली चंडीगढ़ में दोनों कप्तान आमने सामने खड़े थे। जी हां, भारत की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी कर रहे थे तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तान रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की कमान अभी भी संभाले हुए थे। और अब मोहाली स्टेडियम में टॉस उछाला जाता है और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रोमांच टॉस के समय उठा था उसका 10 गुना रोमांच मैच की अंतिम बॉल तक पहुंच जाता है। पूरा मैच एक रोमांच से भरा हुआ रहता है। इसका एक एक गेंद क्रिकेट फैंस की धड़कनों को बढ़ा देता है। तो आप लोग बीच में से कहीं जाइएगा मत, छोड़कर पूरे मैच को देखिएगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको एक ऐसा रोमांच मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आइए अब चलते हैं ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग पर। तो अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज, ऑलराउंडर बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी शेन वाटसन और साइमन कैटिज बीच मैदान पर दिखाई देते हैं और ये दोनों बल्लेबाज अब मिलकर ऑस्ट्रेलियाई पारी का आगाज करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने जैसा सोचा था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी की बहुत ही बढ़िया शुरुआत करेंगे, होता इसका बिल्कुल विपरीत है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के 5वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर जहीर खान मात्र 13 रन के स्कोर पर साइमन कैटिज को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे देते हैं और इसी के चलते भारतीय टीम को बहुत ही जल्द पहला विकेट भी मिल जाता है। और मैं फिर से आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि इस मैच को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि इस मुकाबले में एक एक बाल उस रोमांच को बयां करेगा जिसे शायद आपने कभी सोचा ना होगा। क्योंकि इस मुकाबले में आपको शेन वाटसन की वो दमदार पारी देखने को मिलेगी, रिकी पॉन्टिंग की वो जुझारू पारी देखने को मिलेगी, टिम पेन की वो घातक बल्लेबाजी देखने को मिलेगी और जहीर खान की आक्रामक बॉलिंग देखने को मिलेगी और उसके बाद आपको वीरेंद्र सहवाग की विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, राहुल द्रविड़ की वो दीवार वाली पारी देखने को मिलेगी, उसके बाद सचिन तेंदुलकर की वो क्लासिकल पारी देखने को मिलेगी और सुरेश रैना की वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलेगी और अंत में आपको बीबीएस लक्ष्मण की बेरी बेरी स्पेशल वाली पारी देखने को मिलेगी जिससे आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। इस मैच में बीबीएस लक्ष्मण ने जो बल्लेबाजी की थी उसे देखकर पूरा विश्व क्रिकेट जगत हैरान हो गया था। तो मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग बीच में इस मुकाबले को छोड़कर मत जाइएगा। इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा रोमांच देखने को मिलने वाला है। खैर आइए अब चलते हैं इस मुकाबले पर। अब ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट जल्द गिर जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग स्वयं आते हैं। अब इतनी जल्द पहला विकेट खोने के बाद रिकी पॉन्टिंग और शेन वाटसन के बीच कुछ बात होती है और उसके बाद ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए अपनी अपनी क्रीज में वापस लौट जाते हैं। और मैं आपको बताता चलूं ये दोनों बल्लेबाज यहाँ से ऐसा पैर जमाते हैं जिसे कोई भी भारतीय गेंदबाज हिला नहीं पाता है। जी हाँ साथियों, इन दोनों के बीच ऐसी पार्टनरशिप शुरू हो जाती है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आज रिकी पॉन्टिंग कुछ और ही सोचकर उतरे हैं। जी हाँ, रिकी पॉन्टिंग और शेन वाटसन धीरे धीरे ही सही मगर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं और ये दोनों यहीं पर नहीं रुकते हैं, ऑस्ट्रेलियाई पारी को और भी आगे लेकर ये दोनों चलने लगते हैं और बहुत ही जल्द ऑस्ट्रेलिया की टीम देखते ही देखते 100 रन के ऊपर पहुंच जाती है। ये दोनों बल्लेबाज अंगद की तरह बीच मैदान पर अपने पैर जमा चुके थे। किसी भी भारतीय गेंदबाज को खेलने में इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं महसूस हो रही थी और दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाज अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे कि किसी तरह से रिकी पॉन्टिंग या शेन वाटसन का विकेट निकाला जाए क्योंकि ये जोड़ी धीरे धीरे बहुत ही खतरनाक होती जा रही थी और देखते ही देखते
होते ये जोड़ी खुद का ही 100 रन का पार्टनरशिप भी कंप्लीट कर लेता है। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 113 रन हो चुका था और उसके मात्र एक ही विकेट गिरे थे, जहां से पूरी तरह से अगर देखा जाए तो अब ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में भारत से बहुत ही ज्यादा आगे दिख रही थी। और अभी भी ये दोनों बल्लेबाज ऐसा नहीं दिख रहा था कि किसी भी दिक्कत या परेशानी में दिख रहे हो भारतीय गेंदबाजों को खेलने में। और अब ये दोनों बल्लेबाज देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 150 रनों के पार भी पहुंचा देते हैं। और यहाँ से अब साफ दिख रहा था कि भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के इन दोनों बल्लेबाजों के सामने विफल हो चुकी है। कोई भी भारतीय गेंदबाज इन दोनों खिलाड़ियों को परेशान ही नहीं कर पा रहा है और ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही मजे के साथ भारतीय गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बहुत ही ज्यादा चिंता सताई जा रही थी कि अगर ये दोनों बल्लेबाज इसी तरह से खेलते रहेंगे तो भारतीय टीम पहली ही पारी में इनसे हार जाएगी। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम में खुशी की लहर दौड़ती है। जी हाँ, 42वें ओवर की चौथी गेंद पर रिकी पॉन्टिंग रन चुराने के चक्कर में सुरेश रैना के शानदार थ्रो के चलते रन आउट हो जाते हैं और इस तरह से भारतीय टीम को 154 रन के कुल स्कोर पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग का विकेट मिल जाता है और ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है। अब यहाँ से भारतीय टीम को एक वापसी की उम्मीद दिखने लगती है। हालांकि दूसरे छोर से अभी भी शेन वाटसन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। वो भारतीय गेंदबाजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे थे। वो भारतीय गेंदबाजों को बहुत ही समझबूझ कर खेल रहे थे और बहुत ही शानदार तरीके से अपने पारी को संभाल कर आगे बढ़ रहे थे। रिकी पॉन्टिंग की बात करें तो रिकी पॉन्टिंग शानदार 74 रनों की पारी खेलकर आउट होते हैं। अब कप्तान रिकी पॉन्टिंग के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के एक और बेहतरीन बल्लेबाज माइकल क्लार्क बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। लेकिन अब भारतीय गेंदबाज यहाँ से माइकल क्लार्क को जमने नहीं देते हैं और जी हाँ, 54वें ओवर की अंतिम बॉल पर हरभजन सिंह माइकल क्लार्क को राहुल द्रविड़ के हाथों कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका दे देते हैं और अब 172 रन के कुल स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया अपना तीसरा विकेट खो देती है। माइकल क्लार्क मात्र 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इस तरह से इस मुकाबले में भारतीय टीम की अब वापसी हो चुकी थी। अब माइकल क्लार्क के आउट हो जाने के बाद शेन वाटसन का साथ देने के लिए बीच मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के एक और बेहतरीन बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर माइकल हसी आते हैं। लेकिन अब यहाँ से भारतीय टीम इस मैच में वापसी कर चुकी थी। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हावी हो चुके थे। जी हाँ, यहाँ से माइकल हसी कुछ भी नहीं कर पाते हैं और 76 गेंदों पर मात्र 17 रन बनाकर जहीर खान का शिकार हो जाते हैं और 218 रनों के कुल स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम अपना माइकल हसी के रूप में चौथा विकेट खो देती है। माइकल हसी इतना ज्यादा दबाव में आ जाते हैं, वो भारतीय गेंदबाजों को ठीक से खेल ही नहीं पाते हैं कि वो 76 गेंद पर मात्र 17 रन बनाकर ही पेवेलियन की ओर चल देते हैं। अब बैक टू बैक विकेट गिर जाने से भारतीय टीम में वापसी की लहर दौड़ चलती है, जिसकी वजह से भारतीय टीम की गेंदबाजी अब और भी खतरनाक दिखने लगी थी। बस जो अभी भी भारत के लिए दिक्कत बने हुए थे वो शेन वाटसन थे, जो कि दूसरे छोर से लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अब माइकल हसी के आउट हो जाने के बाद शेन वाटसन का साथ देने के लिए बीच मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के एक और बेहतरीन बल्लेबाज मार्कस नॉर्थ आते हैं। लेकिन साथियों, मार्कस नॉर्थ बस आते हैं और चले जाते हैं। ये जहीर खान के सामने टिक ही नहीं पाते हैं और जहीर खान इनको आते ही क्लीन बोल्ड आउट करके ऑस्ट्रेलियाई टीम को पांचवा और बहुत ही बड़ा झटका दे देते हैं और ऑस्ट्रेलिया की कमर ही तोड़ देते हैं और ऑस्ट्रेलिया यहाँ से एकदम बैकफुट पर आ जाती है। अगर शेन वाटसन की बात करें तो शेन वाटसन के अलावा अब कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाज का सामना कर ही नहीं पा रहा था। जो भी आ रहा था वो आउट होकर चला जा रहा था। भारतीय टीम के गेंदबाज खासकर जहीर खान एक अलग ही मूड में दिखने लगे थे। उनकी गेंदें बहुत ही ज्यादा इंस्विंग होकर अंदर आ रही थी। किसी भी बल्लेबाज को जहीर खान समझ में ही नहीं आ रहे थे और ऑस्ट्रेलिया अपना विकेट पे विकेट गंवा रही थी। मार्कस नॉर्थ की बात करें तो मार्कस नॉर्थ अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं और जहीर खान की गेंद पर क्लीन बोल्ड आउट होकर पेवेलियन की ओर चले जाते हैं। और अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया मात्र 222 रनों के स्कोर पर अपना पांचवा विकेट खो चुकी थी और अब पांचवा विकेट गिर जाने के बाद शेन वाटसन का साथ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक और बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज टिम पेन बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और अब ये दोनों बल्लेबाज मिलकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और इसी बीच शेन वाटसन अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं और इन दोनों के बीच में एक शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी हो जाती है और अब ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से इस मुकाबले में वापसी कर लेता है। लेकिन इसी बीच शेन वाटसन अपना लय खो देते हैं और हरभजन सिंह की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गौतम गंभीर को अपना कैच थमा बैठते हैं और इस तरह से 275 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज शेन वाटसन 126 रन बनाकर आउट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया टीम को 275 रन के कुल स्कोर पर छठा झटका लग जाता है। खतरनाक दिख रही इस जोड़ी को हरभजन सिंह गौतम गंभीर के हाथों कैच आउट कराकर तोड़ देते हैं और भारतीय टीम की एक बार फिर से इस मुकाबले में वापसी कराते हैं। और अगर अब यहाँ से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टेल शुरू हो जाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही जल्द ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन ऐसा सोचना यहाँ से भारतीय गेंदबाज
गेंदबाजों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि शेन वाटसन के आउट हो जाने के बाद अगले बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के शानदार गेंदबाज मिचेल जॉनसन बीच मैदान पर आते हैं और मिचेल जॉनसन और टिम पेन मिलकर भारतीय गेंदबाजों को ऐसा परेशान करते हैं और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 350 रनों के पार पहुंचा देते हैं। खासकर मिचेल जॉनसन बहुत ही तेजी के साथ बल्लेबाजी करते हैं, वो बड़े बड़े हिट लगाना शुरू करते हैं, बड़े बड़े सिक्स लगाते हैं, जिसे देखकर भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तक भी परेशान हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो मिचेल जॉनसन हर गेंद पर बल्ला लड़ा रहे थे, वो देखते ही देखते 47 रनों के स्कोर पर पहुंच गए थे। जो भी गेंदबाज सामने आ रहा था उसी के ऊपर वो टूट पड़ रहे थे और हर गेंद पर बल्ला घुमा रहे थे और इसी के चलते जहीर खान की बाहर जाती हुई गेंद पर मिचेल जॉनसन बल्ला लड़ाते हैं और गेंद चूमती हुई उनके बल्ले को सीधे भारतीय कप्तान विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में जाकर समा जाती है और इस तरह से 357 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को 7वां झटका लग जाता है। मिचेल जॉनसन की शानदार पारी 47 रनों की समाप्त हो जाती है। मिचेल जॉनसन और टिम पेन के बीच में शानदार 82 रनों की पार्टनरशिप होती है। मिचेल जॉनसन आउट होने से पहले भारतीय गेंदबाजों के धागे खोल चुके थे। मिचेल जॉनसन अपनी बल्लेबाजी से इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर से मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। मिचेल जॉनसन से जो ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद थी, मिचेल जॉनसन उससे कहीं बेहतर करके इस मुकाबले में अब आउट होकर जा रहे थे। अब मिचेल जॉनसन के आउट हो जाने के बाद बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए और टिम पेन का साथ देने के लिए आते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक और बेहतरीन गेंदबाज नाथन हार्टिज। लेकिन नाथन हार्टिज बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं और 373 रन के कुल स्कोर पर 8वें विकेट के रूप में हरभजन सिंह का शिकार हो जाते हैं। नाथन हार्टिज मात्र 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इस तरह से 373 रन के कुल स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को 8वां झटका लग जाता है। अब नाथन हार्टिज के आउट हो जाने के बाद बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए अगले बल्लेबाज के रूप में आते हैं बेन हिल्फेनहॉस और अब बेन हिल्फेनहॉस और टिम पेन के बीच में गजब की पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। साथियों, ये दोनों मिलकर भारतीय गेंदबाजों के ऊपर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते इन दोनों के बीच में 50 रनों की 9वें विकेट के रूप में पार्टनरशिप भी हो जाती है और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया की टीम 400 रन भी पार कर चुकी थी। लेकिन अब इस जोड़ी का भी अंत आ गया था। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा तेज खेलने के प्रयास में टिम पेन जहीर खान को 6 लगाने के प्रयास में बीबीएस लक्ष्मण को एक आसान सा कैच थमा बैठते हैं और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को 427 रन के कुल स्कोर पर 9वां झटका लग जाता है। टिम पेन बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करके आउट होकर पेविलियन की ओर जाने लगते हैं। जी हाँ, टिम पेन 92 रनों की एक शानदार पारी खेलते हैं और वो मात्र 8 रनों से अपने शतक से चूक जाते हैं और इस तरह से 427 के कुल स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को 9वां झटका लग जाता है। अब टिम पेन के आउट हो जाने के बाद बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं ऑस्ट्रेलिया के फास्टर गेंदबाज डग बोलिंजर। लेकिन डग बोलिंजर को प्रज्ञान ओझा ईशांत शर्मा के हाथों शून्य के स्कोर पर कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को ही समाप्त कर देते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम 428 रनों के स्कोर पर अपनी पहली पारी में ऑल आउट हो जाती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बहुत ही बढ़िया स्कोर बना चुकी थी, एक बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा कर दी थी। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां से चाहती तो भारत को फॉलो वन भी खिला सकती थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास एक से बढ़कर एक गेंदबाज थे जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी टीम के सामने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर सकते थे। लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम किस तरह से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना करती है हम वो आपको आगे बताएंगे। और भारतीय पारी पर चलने से पहले मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप वीरेंद्र सहवाग को दुनिया का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि इस मुकाबले में वीरेंद्र सहवाग 100 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो भारत की पारी पे चलने से पहले बस मेरा यही एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अब चलते हैं भारत की पहली पारी पर और वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी का लुत्फ उठाते हैं। और अब भारतीय पारी का आगाज होता है और भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए भारत के 2 धुरंधर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर बीच मैदान पर दिखाई देते हैं और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर लेकर ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन तेज गेंदबाज बेन हिल्फेनहॉस आते हैं। अब भारतीय पारी के पहले ओवर की बात करें तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 2 रन बनाती है। ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही सावधानी के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी का आगाज कर देते हैं। और पहले 5 ओवर की बात करें तो पहले 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 18 रन बना लेती है, जिसमें से गौतम गंभीर 16 गेंदों पर मात्र 5 रन बनाकर खेल रहे होते हैं और वहीं पर वीरेंद्र सहवाग 14 गेंदों पर 12 रन के स्कोर पर पहुंच जाते हैं। और अब थोड़ी ही देर में 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 5 की औसत के साथ लगभग 50 रन हो जाता है। जी हाँ साथियों, 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 49 रन पे रहता है बिना किसी विकेट के नुकसान के। मतलब अगर आखिरी के 5 ओवर को देखा जाए तो भारतीय टीम 6 की औसत के साथ बल्लेबाजी करती है, 30 गेंदों में 31 रन बना देती है। और वहीं पर अब बात करें गौतम गंभीर की तो गौतम गंभीर 37 गेंदों पर 20 रन बनाकर खेल रहे होते हैं। और वहीं पर वीरेंद्र सहवाग की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग 100 की स्ट्राइक रेट के साथ मात्र 23 गेंदों पर 24 रन बनाकर खेल रहे होते हैं। और इस पारी का जब 11वां ओवर शुरू होता है तो वीरेंद्र सहवाग बहुत ही आक्रामक मूड में आ जाते हैं। 11वां ओवर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लेकर आते हैं उनके तेज तर्रार गेंदबाज बेन हिल्फेनहॉस और इस ओवर की पहली 4 गेंदों के अंदर ही वीरेंद्र सहवाग 3 चौके लगाकर
ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के कमर तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग अब वीरेंद्र सहवाग के इस रौद्र रूप को पहचान चुके थे और वो जानते थे कि अगर वीरेंद्र सहवाग 10 ओवर और खेल जाते हैं तो उन्हें रोकने वाला कोई भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज नहीं रहेगा, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ऐसा आक्रमण करेंगे जिससे हमारे सारे गेंदबाजों की हालत खराब हो जाएगी। और वीरेंद्र सहवाग धीरे धीरे अपने एक अलग ही मूड में आना शुरू हो गए थे और अब वीरेंद्र सहवाग 13वें ओवर में नाथन हार्ट्रिज को लगातार 2 चौके लगाकर और इस ओवर में 11 रन बटोरकर मात्र 38 गेंदों पर ही अपने 50 रन पूरे कर लेते हैं और अपने बल्ले को हवा में लहरा देते हैं, जिसे देखकर मोहाली में बैठे सभी दर्शक खड़े होकर उनका अभिनंदन स्वीकार करते हैं। भारतीय टीम का स्कोर 13 ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन हो चुका था बगैर किसी विकेट के नुकसान के, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग के पसीने तक छूट रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वीरेंद्र सहवाग वनडे खेल रहे हैं या टेस्ट। मैं आपको बताता चलूं, ना वीरेंद्र सहवाग वनडे खेल रहे थे और ना ही टेस्ट मैच खेल रहे थे। वो टेस्ट जैसी पिचों पर 38 गेंदों में 50 रन बनाकर T20 खेल रहे थे। जी हाँ साथियों, टेस्ट की पिच बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, वो भी ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंदबाज जब गेंदबाजी कर रहे हो तो बिल्कुल भी खेलना आसान नहीं होता है। लेकिन वीरेंद्र सहवाग जिस तरह से जिस आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे वो उनकी काबिलियत दर्शाती थी। वीरेंद्र सहवाग एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे, उनके जैसा खिलाड़ी आज तक विश्व में कोई नहीं आया है। साथियों, अगर आप वीरेंद्र सहवाग को दुनिया का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम अब इस मुकाबले में वापसी करती है। जी हाँ, 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल जॉनसन गौतम गंभीर को LBW आउट करके भारतीय टीम को पहला झटका दे देते हैं और इस तरह से गौतम गंभीर 41 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इस तरह से 14वें ओवर में 81 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका लग जाता है। अब गौतम गंभीर के आउट हो जाने के बाद वीरेंद्र सहवाग का बीच मैदान साथ निभाने के लिए भारत के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज ग्रेटेस्ट वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ बीच मैदान पर आते हैं। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज इस मुकाबले में विकेट चक चुके थे, इसलिए अब वो इस मुकाबले में वापसी करते हैं और 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल जॉनसन वीरेंद्र सहवाग को माइकल क्लार्क के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को 106 रन के कुल स्कोर पर दूसरा झटका दे देते हैं। वीरेंद्र सहवाग की एक शानदार पारी का अंत हो जाता है। जी हाँ, वीरेंद्र सहवाग ताबड़तोड़ 54 गेंदों पर 59 रनों की पारी खेलकर आउट होते हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 10 चौके भी निकलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम को जिस विकेट की जरूरत थी वो विकेट अब उनको मिल चुकी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वीरेंद्र सहवाग के रहते वो किसी भी तरह से रन नहीं रोक सकते थे, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग जब तक खड़े रहते तब तक रन पानी की तरह बहता। खैर, अब वीरेंद्र सहवाग आउट हो चुके थे और भारतीय टीम को दूसरा झटका लग चुका था और ऑस्ट्रेलिया की टीम अब इस मुकाबले में एक बार फिर से वापसी कर चुकी थी। अब वीरेंद्र सहवाग के आउट हो जाने के बाद नाइट वॉचमैन के रूप में बैटिंग करने के लिए भारत के गेंदबाज ईशांत शर्मा बीच मैदान पर आते हैं और इस तरह से आज के दिन का खेल समाप्त होता है। भारतीय टीम 21 ओवर खेलती है जिसमें वो 110 रन बनाती है, लेकिन उसके 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर आउट हो जाते हैं। अब अगले दिन का खेल शुरू होता है। भारत की तरफ से कल नॉट आउट गई जोड़ी राहुल द्रविड़ और ईशांत शर्मा बीच मैदान पर दिखाई देते हैं और आज दिन की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन करते हैं और स्ट्राइक पर नाइट वॉचमैन के रूप में खेल रहे ईशांत शर्मा होते हैं और सभी को लगने लगता है कि मिचेल जॉनसन पहले ही ओवर में नाइट वॉचमैन को आउट करके यहां से भारत को झटका दे देंगे और ऑस्ट्रेलिया की आज के दिन की अच्छी शुरुआत होगी। लेकिन फ्रेंड्स, पहले ओवर को ईशांत शर्मा बहुत ही सावधानी के साथ खेलते हैं। हालांकि वो इस ओवर में एक भी रन नहीं बना पाते हैं, मिडन खेल जाते हैं, लेकिन अपना विकेट भी नहीं देते हैं। उनके इस कॉन्फिडेंस को देखकर भारतीय फैंस और भारतीय मैनेजमेंट भी खुश हो जाती है। और यही नहीं, ईशांत शर्मा और राहुल द्रविड़ इतना बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं कि 37वें ओवर की 5वीं गेंद पर ईशांत शर्मा शानदार चौका लगाकर नाथन हार्ट्रिज को भारतीय टीम का स्कोर 150 रन के ऊपर पहुंचा देते हैं। जी हाँ साथियों, 37 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 150 रन हो जाता है 2 विकेट के नुकसान पर। ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां से ईशांत शर्मा को आउट करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी झेल रही थी और ईशांत शर्मा बहुत ही शानदार तरीके से अब बल्लेबाजी कर रहे थे और राहुल द्रविड़ का साथ निभा रहे थे और उधर से राहुल द्रविड़ भी बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 37 ओवर तक अगर बात करें तो भारतीय टीम 150 रन बना चुकी थी, वहीं पर राहुल द्रविड़ 73 गेंदों पर 42 रन बनाकर खेल रहे थे। तो उनके साथ ही बल्लेबाज नाइट वॉचमैन के रूप में आए ईशांत शर्मा भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 55 गेंदों पर 18 रन बनाकर अभी भी नॉट आउट थे और ऐसा लग रहा था यहाँ से ये दोनों बल्लेबाज अब अपने पैर जमा चुके हैं। लेकिन इसी बीच अगले ही ओवर में मतलब 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर डग बोलिंजर ईशांत शर्मा को क्लीन बोल्ड आउट करके 151 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा झटका दे देते हैं और एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया इस मैच में वापसी कर लेती है और ईशांत शर्मा की 56 गेंदों पर 18 रनों की एक जुझारू पारी का अंत होता है। ईशांत शर्मा इस दौरान 3 चौके भी लगाते हैं और अब नाइट वॉचमैन के रूप में ईशांत शर्मा के आउट होने के बाद बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं विश्व के सबसे महान बल्लेबाज सचिन रमेश तेंदुलकर। और अब सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ मिलकर बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं और भारतीय टीम का स्कोर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। और इसी बीच राहुल द्रविड़ 45वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल जॉनसन को शानदार चौका जड़कर अपना 50 भी पूरा कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, राहुल द्रविड़ अपना इस समय एक और 50 रन जड़ देते हैं, जिससे भारतीय टीम अब एक और मजबूत स्थिति में आ जाती है। अब 45 ओवर की बात करें तो 45
45 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 171 रन हो जाता है 3 विकेट के नुकसान पर। और वहीं पर राहुल द्रविड़ 93 गेंदों पर 52 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे थे, तो उनके साथी बल्लेबाज सचिन रमेश तेंदुलकर 27 गेंदों का सामना करके 11 रन पर खेल रहे थे। और साथियों, ये दोनों बल्लेबाज यहीं पर नहीं रुकते हैं, अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं और देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 55 ओवर की समाप्ति के बाद 202 रन के स्कोर पर पहुंच जाता है। और इसी के साथ राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के बीच में भी 51 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी हो जाती है। अब रिकी पॉन्टिंग इस मुकाबले में जो सोच रहे थे कि भारत को फॉलो ऑन खिलाएंगे, अब उनको भी चिंता सताने लगी थी, क्योंकि भारतीय टीम बहुत ही सावधानी के साथ बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही थी। 202 रन के स्कोर पर मात्र 3 विकेट भारत के गिरे थे और अभी भी राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन रमेश तेंदुलकर जैसे बल्लेबाज अभी भी बीच मैदान पर डटे हुए थे, जिसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भी परेशान थे। खास कर रिकी पॉन्टिंग का चेहरा कुछ अलग ही दर्द बयां कर रहा था। उन्हें ऐसा लगा था कि वो 400 के ऊपर स्कोर कर चुके हैं, तो भारतीय टीम को बहुत ही जल्द आउट करके वो भारतीय टीम को फॉलो ऑन खिलाएंगे और बहुत ही आसानी के साथ इस मुकाबले में भारत को हरा देंगे। लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाज भी कुछ अलग ही आज ठान कर आए थे। वो पूरी तरह से रिकी पॉन्टिंग के रणनीति को विफल कर चुके थे और भारतीय टीम कहीं न कहीं अब इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हावी दिख रही थी। लेकिन इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक बार फिर से किस्मत मेहरबान हो जाती है। जी हां साथियों, 62वें ओवर की 5वीं गेंद पर डग बोलिंजर 230 के स्कोर पर राहुल द्रविड़ को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को चौथा सफलता दिला देते हैं और इस तरह से राहुल द्रविड़ की एक शानदार पारी का अंत हो जाता है। जी हां साथियों, राहुल द्रविड़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 77 रन बनाकर आउट होते हैं और इस तरह से 230 के स्कोर पर भारतीय टीम राहुल द्रविड़ के रूप में अपना चौथा विकेट खो देती है। अब राहुल द्रविड़ के आउट हो जाने के बाद सचिन तेंदुलकर का साथ देने के लिए बीच मैदान पर भारतीय टीम की तरफ से एक और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सुरेश रैना आते हैं और अब यहां से सुरेश रैना और सचिन तेंदुलकर मिलकर बहुत ही सावधानी के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। और इसी बीच 66वें ओवर की पहली गेंद पर सचिन तेंदुलकर वाटसन को 1 रन खेलकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं। इस मैच में इससे पहले सहवाग ने ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया था, उसके बाद राहुल द्रविड़ ने भी परेशान किया था और अब इसी बीच सचिन तेंदुलकर भी अपना 50 रन पूरा करके ऑस्ट्रेलिया को परेशानी में डाल चुके थे। और यही नहीं, ये दोनों बल्लेबाज मिलकर 68वें ओवर में भारतीय पारी को 250 रन के ऊपर भी पहुंचा देते हैं। और अब भारतीय टीम यहीं पर नहीं रुकती है, 80वें ओवर में ये दोनों बल्लेबाज मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 300 रन के स्कोर पर पहुंचा देते हैं। और यहां से अब ऑस्ट्रेलिया की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि भारतीय टीम बहुत ही आसानी के साथ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को फेस कर रही थी। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाज किसी तरह से परेशान नहीं कर पा रहे थे और बहुत ही सावधानी के साथ सुरेश रैना और सचिन तेंदुलकर मिलकर भारतीय टीम के पारी को और भारतीय टीम के स्कोर को आगे लेकर चल रहे थे। और इसी बीच अब सुरेश रैना भी 88वें ओवर की अंतिम गेंद पर डग बोलिंजर को शानदार चौका जड़कर अपना 50 रन पूरा कर लेते हैं और भारतीय टीम का स्कोर 88 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 322 रन पर पहुंच जाता है। भारतीय टीम पूरी तरह से इस मुकाबले में अब हावी दिख रही थी। सुरेश रैना शानदार 80 गेंदों पर 53 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं पर सचिन तेंदुलकर भी 164 गेंदों पर 79 रन बनाकर खेल रहे थे। और इसी बीच इन दोनों के बीच में 91वें ओवर में 100 रन की पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो जाती है और यहां से धीरे धीरे सचिन तेंदुलकर भी अपने शतक की ओर अग्रसर थे और यहां से सबको लग रहा था कि सचिन तेंदुलकर बहुत ही आसानी के साथ अब अपना शतक भी पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जी हां, 96वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्कस नॉर्थ सचिन तेंदुलकर को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका दे देते हैं। सचिन तेंदुलकर की एक शानदार पारी 98 रनों की समाप्त हो जाती है। जी हां साथियों, सचिन तेंदुलकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से 98 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वो मात्र 2 रनों से अपने शतक से चूक जाते हैं और इस तरह से भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है। 354 रन के कुल स्कोर पर भारतीय टीम सचिन तेंदुलकर के रूप में अपना 5वां विकेट खो देती है। अब सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खुद आते हैं, लेकिन ये जोड़ी कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाती है। जी हां, 102वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल जॉनसन शेन वाटसन के हाथों स्लिप गार्डन में महेंद्र सिंह धोनी को कैच आउट कराकर भारतीय टीम को एक और झटका देते हैं और इस तरह से भारतीय कप्तान के रूप में भारत को छठा झटका लग जाता है। अब महेंद्र सिंह धोनी के आउट हो जाने के बाद बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भारत के स्पिनर गेंदबाज हरभजन सिंह आते हैं, लेकिन इसी ओवर की अगली गेंद पर मिचेल जॉनसन हरभजन सिंह को भी आउट करके भारतीय टीम को लगातार 2 गेंदों पर 2 झटका देकर कमर ही तोड़ देते हैं। जी हां साथियों, एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से लीड लेगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को भी नहीं टच कर पाएगी, क्योंकि पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अब भारतीय टीम के ऊपर हावी हो चुके थे। अब 102 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 382 रन रहता है और उसके 7 विकेट गिर चुके रहते हैं। और अगर यहां से देखा जाए तो अभी भी भारतीय टीम लगभग 100 रन पीछे थी। और आपने अभी तक इस मुकाबले में एक चीज नोटिस की होगी कि बीबीएस लक्ष्मण अभी तक भी बल्लेबाजी करने नहीं आए थे। जी हां साथियों, मामला यह था कि बीबीएस लक्ष्मण फील्डिंग करने के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से वो अभी तक बल्लेबाजी करने नहीं आए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मुकाबले में पूरा मैच कहीं न कहीं बीबीएस लक्ष्मण के ही इर्द गिर्द घूमता है। अगर बीबीएस लक्ष्मण इस मुकाबले में नहीं होते तो इस मुकाबले में भारतीय टीम बहुत ही बुरी तरह से शर्मिंदा हो
जाती, बहुत ही बुरी तरह से हार जाती। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बीबीएस लक्ष्मण चोटिल होने के बावजूद इतनी अच्छी पारी खेलते हैं जिसकी बदौलत इस मुकाबले में ऐसा रोमांच आता है जिसे देखना हर कोई दर्शक पसंद करता है। तो आइए आपको आगे बताते हैं कि इस मुकाबले में क्या होता है। खैर, अब हरभजन सिंह के आउट हो जाने के बाद बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भारत के तेज गेंदबाज जहीर खान आते हैं, लेकिन ये जोड़ी भी कुछ खास नहीं कर पाती है और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अब भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर हावी हो जाते हैं। जी हां, 107वें ओवर की चौथी गेंद पर नॉर्थन हार्ट जहीर खान को क्लीन बोल्ड आउट करके भारतीय टीम को 399 के स्कोर पर 8वां झटका दे देते हैं और इस तरह से भारतीय टीम अब पूरी तरह से इस मुकाबले में पीछे हो जाती है। अब जहीर खान के आउट हो जाने के बाद सुरेश रैना का साथ देने के लिए बीच मैदान पर भारत के चोटिल बल्लेबाज बीबीएस लक्ष्मण आते हैं। अब इस मुकाबले में जो भी आस बची थी वो सिर्फ सुरेश रैना से ही थी। सुरेश रैना भी एक शानदार बल्लेबाजी कर खेल रहे थे और इधर बीबीएस लक्ष्मण अपने पीठ की दर्द की वजह से इस मुकाबले में इतना लेट खेलने आते हैं। उनसे चला भी नहीं जा रहा था ठीक से, लेकिन वो फिर भी खेलने के लिए बीच मैदान पर उतरते हैं। लेकिन इसी बीच अगले ही ओवर में 108वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुरेश रैना मिचेल जॉनसन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और इस तरह से भारतीय टीम को 401 रन के स्कोर पर 9वां झटका लग जाता है। देखते ही देखते पूरी भारतीय टीम कोलैप्स हो जाती है। अंतिम उम्मीद सुरेश रैना से थी, वो भी अब आउट होकर विलियन की ओर जाने लगते हैं। जी हां साथियों, 86 रनों की एक शानदार पारी खेलकर सुरेश रैना मिचेल जॉनसन का शिकार हो जाते हैं और इस तरह से भारतीय टीम का 9वां विकेट गिर जाता है। अब सुरेश रैना के आउट होने के बाद बीबीएस लक्ष्मण का साथ देने के लिए बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भारत के एक और स्पिनर गेंदबाज प्रज्ञान ओझा आते हैं, लेकिन ये जोड़ी भी दम तोड़ देती है। जी हां, 109वें ओवर की पहली गेंद पर नॉर्थन हार्ट बीबीएस लक्ष्मण को माइकल क्लार्क के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय पारी को ही समाप्त कर देते हैं और इस तरह से भारतीय टीम 405 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और भारतीय टीम इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से 23 रनों से पीछे रह जाती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले में 23 रन की बढ़त मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया को अगर देखा जाए तो पहली पारी में 23 रनों की बढ़त लेकर भारतीय टीम के ऊपर एक दबाव डाल दिया था, क्योंकि अगर 1 रन का भी लीड हो जाता है तो अच्छी टीम के ऊपर दबाव आ जाता है। खैर, अब इस मुकाबले की दूसरी पारी पर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब इस पारी को और इस मुकाबले को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ से जो रोमांच आने वाला है शायद आप लोगों ने उसकी कल्पना ही नहीं की होगी। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ अब इस मुकाबले में जो रोमांच आएगा बीबीएस लक्ष्मण की वो पारी आएगी जिसे शायद ही आज तक किसी भी खिलाड़ी या किसी भी दर्शक ने भुलाया हो। बीबीएस लक्ष्मण की वो एक शानदार पारी आएगी जिससे इस मुकाबले में ऐसा रोमांच आएगा जिससे वहां पर बैठे हजारों दर्शक अपनी सीट तक को छोड़कर खड़े हो जाते हैं। तो आइए अब ऑस्ट्रेलिया की पारी पर चलने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी इस मेहनत के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। आपके एक सब्सक्राइबर से हमारा मनोबल बढ़ जाता है फ्रेंड्स। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा जो घंटों का मेहनत लगता है उसको हम भूलकर खुश हो जाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आइए अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी पर और देखते हैं इस रोमांचक मैच को। जी हाँ, अब ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी शुरू हो जाती है और एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरी पारी में ओपनिंग करने के लिए उनके दो विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज शेन वाटसन और साइमन कैटिज बीच मैदान पर आ जाते हैं और वहीं पर भारत की तरफ से बॉलिंग के लिए पहले ओवर में जहीर खान आते हैं। अब शेन वाटसन और साइमन कैटिज बहुत ही तेजी के साथ इस ओवर में शुरुआत करते हैं और पहले ओवर में ही शेन वाटसन जहीर खान के 10 रन बटोर लेते हैं और इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी का आगाज बहुत ही शानदार तरीके से करती है। ऑस्ट्रेलिया पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान के 10 रन बना लेती है। अब भारत की पहले ही ओवर में इतनी खराब गेंदबाजी देखकर भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी गुस्सा हो जाते हैं। वो पहले से ही ऑस्ट्रेलिया को लीड दे चुके थे, जो सबसे ज्यादा चिंता की विषय थी, और उसके बाद भारतीय टीम इतनी खराब शुरुआत करती है, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी को बहुत ही बुरा लगता है। और ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आज कुछ अलग ही मन बनाकर उतरी थी। जी हाँ साथियों, पहले 5 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ताबड़तोड़ 41 रन बना देती है, जिसे देखकर पूरे भारतीय टीम में टेंशन हो जाता है, क्योंकि भारतीय टीम के सामने वैसे ही ऑस्ट्रेलिया हमेशा से खतरनाक साबित होती थी और आज तो ऑस्ट्रेलिया की टीम लीड ले चुकी थी और इस तरह का शुरुआत देखकर किसी भी टीम में घबराहट हो सकती थी। जी हाँ साथियों, शेन वाटसन बहुत ही तेजी के साथ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 23 गेंदों पर 27 रन बनाकर खेल रहे होते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की पारी के सिर्फ 5 ओवर ही हुए थे और पूरी भारतीय टीम दबाव में आ चुकी थी। जी हाँ, ये थी ऑस्ट्रेलिया की पावर। ऑस्ट्रेलिया किसी भी टीम को, कितनी भी बड़ी टीम हो, वो बहुत ही जल्द उस टीम को दबाव में लेकर आ जाते थे और यही सबसे बड़ी सफलता ऑस्ट्रेलिया की थी। और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ से रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले 10 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 61 रन पर पहुंच गया था और वहीं पर शेन वाटसन 36 गेंदों पर 41 रन बनाकर खेल रहे थे। शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहली पारी में भी भारतीय टीम को बहुत ही ज्यादा परेशान किए थे, भारतीय टीम के लिए सिरदर्द बने थे और अब दूसरी पारी में भी वो भारतीय टीम को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे और बहुत ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों के मंसूबे को तोड़
तोड़ रहे थे। और यही नहीं, 16वें ओवर की पहली बॉल पर हरभजन सिंह को शेन वाटसन 2 रन खेलकर अपना 50 रन भी पूरा कर लेते हैं। वो पहले पारी में शतक तो लगाए थे और अब दूसरी पारी में भी ताबड़तोड़ 50 रन बनाकर नॉट आउट अभी भी खेल रहे थे। अब किसी भी भारतीय गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि शेन वाटसन को कैसे रोका जाए, क्योंकि शेन वाटसन बहुत ही तेजी के साथ अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। और अब देखते ही देखते 16 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 80 रन के ऊपर पहुंच चुका था, जिसे देखकर भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे थे। लेकिन इसी बीच अब भारतीय टीम के लिए खुशखबरी आती है। 19वें ओवर की पहली गेंद पर ईशांत शर्मा बहुत ही ज्यादा विस्फोटक हो रहे शेन वाटसन को क्लीन बोल्ड आउट करके भारतीय टीम को पहली सफलता दिला देते हैं और शेन वाटसन की 59 गेंदों पर 56 रनों की पारी का अंत हो जाता है। शेन वाटसन इस दौरान 7 चौके और 1 छक्का भी लगाते हैं और इस तरह से 87 रन के कुल स्कोर पे ऑस्ट्रेलिया की टीम अपना पहला विकेट शेन वाटसन के रूप में खो देती है। अब शेन वाटसन के आउट हो जाने के बाद 1 डाउन पर बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कप्तान रिकी पॉन्टिंग बीच मैदान पर आते हैं और रिकी पॉन्टिंग आते ही बहुत ही शानदार तरीके से चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं। अब पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर रिकी पॉन्टिंग ये बता देते हैं कि आज वो किस मूड में आए हैं। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रिकी पॉन्टिंग का ये सपना टूट जाता है। जी हाँ, रिकी पॉन्टिंग ईशांत शर्मा को हिट करने के प्रयास में एक आसान सा कैच सुरेश रैना को दे बैठते हैं और सुरेश रैना एक शानदार कैच पकड़कर इस मुकाबले में कप्तान रिकी पॉन्टिंग को पवेलियन की ओर जाने का इशारा कर देते हैं और इस तरह से 1 ओवर के ही अंदर ईशांत शर्मा 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की कमर ही तोड़ देते हैं। 91 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया अपने कप्तान रिकी पॉन्टिंग को अब खो देती है। अब 2 विकेट गिर जाने के बाद बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए माइकल क्लार्क आते हैं। ईशांत शर्मा अपने चरम पर गेंदबाजी अब कर रहे थे। जी हाँ साथियों, इस ओवर की अगली ही गेंद पर माइकल क्लार्क को भी ईशांत शर्मा आउट कर देते हैं और भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी अब ईशांत शर्मा को पकड़कर खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच एम्पायर गेंद को नो बॉल दे देता है और भारतीय टीम के सभी दर्शक सभी खिलाड़ियों के एक बार फिर से दिल टूट जाते हैं। और अगर देखा जाता तो भारतीय टीम अब इस मुकाबले में बहुत ही अच्छी तरह से बॉलिंग करते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से वापसी कर चुकी थी, लेकिन एक नो बॉल ने सारा खेल बिगाड़ दिया था। और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। लेकिन साथियों, ये खुशी बहुत ही ज्यादा देर ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं रहने वाली थी। जी हाँ, 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर माइकल क्लार्क को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कराकर ईशांत शर्मा इस बार माइकल क्लार्क से अपना बदला ले लेते हैं और इस बार गेंद नो बॉल नहीं होती है और एम्पायर अपने हाथ खड़े कर देता है और इस तरह से भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिल जाती है। ईशांत शर्मा अब ऑस्ट्रेलियाई टीम के ऊपर कहर बनकर टूट पड़े थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम का बड़ा से बड़ा बल्लेबाज अब ईशांत शर्मा के आगे घुटने टेक रहा था। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं और वीडियो देखने में आपको अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स प्लीज फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ में आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा जानकारी बटोरनी पड़ती है फ्रेंड्स। प्लीज फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को साथ में जरूर लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स अब चलते हैं एक बार फिर से भारतीय घातक गेंदबाजी पर। अब ऑस्ट्रेलिया के स्कोर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 21 ओवर की समाप्ति के बाद 96 रन रहता है और उसके महत्वपूर्ण 3 विकेट गिर चुके रहते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर लीड की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम 119 रन की लीड अब ले चुकी थी। अब 3 विकेट गिर जाने के बाद बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं माइकल हसी। फ्रेंड्स, इसी बीच 29वें ओवर की पहली गेंद पर ईशांत शर्मा के ओवर में एक ऐसा ड्रामा होता है, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि पहले के क्रिकेट में जब पहले क्रिकेट होता था आज से लगभग 10 साल 12 साल पहले, तो जो एम्पायर्स रहते थे वो भारत के खिलाफ ही अपने फैसले देते थे। वो कभी भी भारतीय टीम को सपोर्ट नहीं करते थे, वो हमेशा से ही भारत के विरुद्ध रहे थे, वो हमेशा से ही भारत के खिलाफ अक्सर अपने फैसले देते थे। और इसी के चलते इस मुकाबले में ईशांत शर्मा के 29वें ओवर की पहली गेंद पर LBW की अपील होती है और एम्पायर उसे नो बॉल दे देता है, जबकि रिप्ले में देखा जाता है कि ये नो बॉल नहीं था, जिससे भारत के उस समय के तत्कालीन कोच गैरी कस्टन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बालकनी से अपने हाथ को हिलाकर एम्पायर को समझाने की कोशिश करते हैं। उनकी झुझलाहट देख के ही पता लगता है कि एम्पायर के ऊपर कितना ज्यादा गुस्सा है। और साथियों, हो क्यों ना, ये बहुत ही गलत था। इस तरह के नो बॉल मैच का रिजल्ट भी पलट सकते थे। खैर फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं इस ओवर में आगे। अब ये दोनों बल्लेबाज अपनी आंख जमा कर खेल रहे थे और बहुत ही सावधानी के साथ ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। जी हाँ, 40 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 138 रन के स्कोर पर पहुंच जाता है। माइकल हसी की बात करें तो माइकल हसी बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही सावधानी के साथ 58 गेंदों पर 24 रन बनाकर खेल रहे थे। तो वहीं पर उनके साथी बल्लेबाज जो कि ओपनिंग करने आए थे साइमन कैटिच 115 गेंदों पर मात्र 37 रन बनाकर खेल रहे थे। और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अब इस मुकाबले में भारतीय टीम के 4 प्लेयर चोटिल हो चुके थे। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि पहली पारी में ही फील्डिंग के दौरान VVS लक्ष्मण चोटिल हो गए थे, लेकिन अब इस दूसरी पारी में सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर और अब ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा घातक हो रहे ईशांत शर्मा भी चोटिल होकर बाहर जा चुके थे। 4 सब्स्टिट्यूट फील्डर भारतीय टीम
की तरफ से फील्डिंग करने के लिए मैदान में आ चुके थे। ये भारतीय टीम के लिए बहुत ही बुरी बात थी। लेकिन इसी बीच 41वें ओवर की तीसरी गेंद पर प्रज्ञान ओझा साइमन कैटिच को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को चौथा और बहुत ही बड़ा झटका दे देते हैं। साइमन कैटिच 118 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 37 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और एक उनकी जुझारू पारी का अंत हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 138 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खो देती है। अब चौथा विकेट गिर जाने के बाद बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं मार्कस नॉर्थ और अब ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद रहती है कि यहाँ से ये दोनों बल्लेबाज एक अच्छी पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलियाई टीम को अच्छे स्कोर तक लेकर जाएंगे। लेकिन ये सोचना ऑस्ट्रेलिया के लिए बेकार था। जी हाँ, 48वें ओवर की पहली गेंद पर हरभजन सिंह माइकल हसी को ही LBW आउट करके ऑस्ट्रेलियाई टीम को बहुत ही बड़ा और पांचवा झटका दे देते हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम टूट जाती है। अगर अब यहाँ से देखा जाए तो भारतीय टीम बहुत ही ज्यादा अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हावी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक एक रन बनाने के लिए मोहताज थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे भारतीय गेंदबाजों से निपटा जाए। जो भी बल्लेबाज आ रहा था बस अपना विकेट देकर जा रहा था। अब ऑस्ट्रेलिया के स्कोर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 48 ओवर की समाप्ति के बाद 156 रन हो जाता है और उसके 5 विकेट गिरे रहते हैं। माइकल हसी की बात करें तो माइकल हसी 72 गेंदों का सामना करते हुए 38 की स्ट्राइक रेट के साथ मात्र 28 रन ही बना पाते हैं और अपना विकेट हरभजन सिंह को दे देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को पांचवा झटका लग जाने के बाद अगले बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बल्लेबाज टिम पेन आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग को टिम पेन से वही उम्मीद थी जो टिम पेन ने पहली पारी में किया था। उन्हें लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अब इस मुसीबत की घड़ी में टिम पेन एक बार फिर से वही पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को इस बड़ी मुसीबत से निकालेंगे और भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देंगे। लेकिन साथियों, आज भारतीय गेंदबाज इस मूड में नहीं थे कि ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज उनको कड़ी चुनौती दे या चुनौती ही दे, क्योंकि जो भी बल्लेबाज आ रहा था उसको तुरंत ये लोग आउट करके पेविलियन भेज रहे थे, चाहे वो जो भी बल्लेबाज हो, चाहे कितना ही महान बल्लेबाज क्यों ना हो। और इसी परंपरा को बरकरार करते हुए भारतीय गेंदबाज, जी हाँ साथियों, 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर हरभजन सिंह मार्कस नॉर्थ को सब्स्टिट्यूट फील्डर के रूप में चेतेश्वर पुजारा के हाथों कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही बड़ा और एक छठा झटका दे देते हैं। और इस तरह से अब ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही ज्यादा बैकफुट पर आ चुकी थी। पूरी तरह से भारतीय गेंदबाज के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज नतमस्तक हो गए थे। कोई भी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया का इन भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पा रहा था। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्ते की तरह बिखर चुकी थी। अब छठा विकेट गिर जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए अगले बल्लेबाज के रूप में आते हैं ऑस्ट्रेलिया के फास्टर गेंदबाज मिचेल जॉनसन। मिचेल जॉनसन जब पहली पारी में बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जब दूसरी पारी में मिचेल जॉनसन बल्लेबाजी करने आए हैं तो ऑस्ट्रेलिया की इतनी बुरी हालत है कि मिचेल जॉनसन को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। भारतीय गेंदबाज इतना हावी कैसे हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे बल्लेबाजों के ऊपर। खैर, अब एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और ऑस्ट्रेलियाई मैनेजमेंट और ऑस्ट्रेलियाई फैंस को यही उम्मीद थी कि मिचेल जॉनसन एक बहुत ही बढ़िया पारी खेलेंगे जैसा उन्होंने पहली पारी में खेला था। लेकिन फ्रेंड्स, आज ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि भारतीय गेंदबाज बहुत ही अच्छी तरह से बॉलिंग कर रहे थे। उन्हें पढ़ पाना ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन इसी दौरान 51वें ओवर की तीसरी गेंद पर प्रज्ञान ओझा टिम पेन को एक बार फिर से सब्स्टिट्यूट फील्डर पुजारा के हाथों कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को 7वां झटका दे देते हैं। पुजारा एक बहुत ही शानदार कैच पकड़ते हैं और टिम पेन की पारी का अंत करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपना विकेट लगभग हर ओवर में खो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब हर ओवर की हर गेंद पर एक ना एक विकेट जरूर मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम घबरा गई थी। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं और उनका विकेट भारतीय गेंदबाज बहुत ही आसानी के साथ निकालते चले जा रहे थे। और अब टिम पेन के आउट हो जाने के बाद अगले बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक और बेहतरीन गेंदबाज नॉर्थन हार्टेज। ऑस्ट्रेलिया टीम को यहां से सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए अब एक पार्टनरशिप की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी। लेकिन अब उनके पास कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जो बल्लेबाजी कर सके, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया का टेल शुरू हो गया था। इसलिए ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया अपने अब 7 विकेट खो चुकी थी और बोर्ड पर मात्र 167 रन ही लगे थे। लेकिन अब ये 7 विकेट बहुत ही जल्द 8 विकेट में बदलने वाला था। जी हाँ, 53वें ओवर की दूसरी गेंद पर जहीर खान मिचेल जॉनसन को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया को अब 8वां झटका दे देते हैं और इस तरह से भारतीय टीम को एक और सफलता मिल जाती है और ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जो लास्ट उम्मीद, अंतिम उम्मीद जो थी और मिचेल जॉनसन से ही थी और अब मिचेल जॉनसन भी अपना बल्ला लेते हुए, सर को झुकाते हुए बीच मैदान से बाहर जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 53 ओवर की समाप्ति के बाद 170 रन ही बना पाई थी और उसके
8 विकेट गिर चुके थे। मतलब अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 193 रनों का ही लीड ले पाई थी। अब 8 विकेट खोने के बाद अगले बल्लेबाज के रूप में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान पर आते हैं बेन हिल्फेनहास। लेकिन ये जोड़ी भी ऑस्ट्रेलियाई टीम को राहत नहीं दे पाती है। जी हां, 57वें ओवर की अंतिम गेंद पर जहीर खान नाथन हार्टिज को क्लीन बोल्ड आउट करके ऑस्ट्रेलियाई टीम को नौवां झटका दे देते हैं और इस तरह से भारतीय टीम अब पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया को अपने पंजे में दबोच लेती है। नाथन हार्टिज मात्र 15 गेंदों पर 9 रन ही बना पाते हैं और इस तरह से जहीर खान का शिकार हो जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोर की बात करें तो 57 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड पर मात्र 183 रन ही लगे होते हैं और उसके 9 विकेट गिर चुके रहते हैं। पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम बैकफुट पर आ चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि अब ऑस्ट्रेलिया की टीम 200 रन भी नहीं बना पाएगी। अब 9 विकेट गिर जाने के बाद अगले बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक और तेज तर्रार गेंदबाज डग बोलिंजर आते हैं और जैसा सभी को लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 200 रन नहीं बना पाएगी, जी हां, सेम बिल्कुल वैसा ही होता है। 61वें ओवर की 5वीं गेंद पर जहीर खान बेन हिल्फेनहास को आउट करके अपना 250वां विकेट पूरा करते हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम को 192 रन के स्कोर पर ऑल आउट करके पूरे ऑस्ट्रेलियाई टीम में खलबली मचा देते हैं और जहीर खान अपना 250 विकेट अपने ही स्टाइल में पूरा करते हैं। जी हां, वो बेन हिल्फेनहास को क्लीन बोल्ड आउट करके अपना 250वां विकेट पूरा करते हैं और सेलिब्रेशन मनाते हैं। और इधर बात करें ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग, तो रिकी पॉन्टिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी खतरनाक बैटिंग लाइनअप जो ऑस्ट्रेलिया की थी वो भारतीय गेंदबाजी के सामने 200 रन भी नहीं बना पाई और मात्र 192 रन के कुल स्कोर पर ऑल आउट हो गई। उन्हें ये बात पची नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया जैसी टीम के सामने 200 रन भी नहीं बना पाई और पूरी तरह से इस मुकाबले में भारतीय टीम को आगे कर दी है, क्योंकि भारतीय टीम अब इस मुकाबले में बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हावी थी और ये मुकाबला अब भारतीय टीम के हाथ में आ गया था। लीड लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम एक समय ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, भारत के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती खड़ी करेगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजी और ऑस्ट्रेलिया की बेकार बैटिंग इस मुकाबले में कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही पीछे छोड़ चुकी थी और भारतीय टीम अब इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही ज्यादा आगे आ चुकी थी। खैर फ्रेंड्स, अभी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बची थी और भारतीय टीम को अभी बल्लेबाजी करना था और उनको लीड के हिसाब से 216 रन बनाने थे जीतने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 23 रनों की बढ़त ली थी, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया टीम 215 रन का टारगेट देती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम से जीतने के लिए भारतीय टीम को 216 रन बनाने थे। लेकिन साथियों, अब आप अगर यहां तक आ गए हैं तो इस मुकाबले को पूरा देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अब इस मुकाबले में मैंने जैसे पहले ही आपको बताया था कि वो रोमांच आएगा, वो पारी बीबीएस लक्ष्मण की आएगी जिसकी कल्पना शायद किसी भी फैंस ने या किसी भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज या भारतीय खिलाड़ियों ने नहीं की थी। क्योंकि फ्रेंड्स अब ये मुकाबला उस रोमांच पर जाएगा जिसे देखना हर कोई दर्शक पसंद करता है। तो फ्रेंड्स आप लोग बने रहिएगा इस मैच में आखिरी समय तक। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक और छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बनाने में, इतनी जानकारी जुटाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है फ्रेंड्स। मैं बार बार आप लोगों से अपील करता हूँ फ्रेंड्स, मेरी बात को जरूर रखिएगा फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, प्लीज फ्रेंड, प्लीज फ्रेंड। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं भारतीय पारी पर और देखते हैं इस रोमांचक मैच को। अब भारत की तरफ से बैटिंग करने के लिए उनके दोनों विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर बीच मैदान पर आते हैं और यहाँ से सभी भारतीय फैंस, भारतीय मैनेजमेंट और भारतीय खिलाड़ियों को लग रहा था कि भारतीय टीम बहुत ही आसानी के साथ इस मुकाबले को जीत लेगी, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा लक्ष्य है। अगर वीरेंद्र सहवाग 15 से 20 ओवर भी खेल जाएंगे तो भारतीय टीम बहुत ही आसानी के साथ इस मुकाबले को जीत लेगी। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। इस मैच में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो भारतीय फैंस, जो भारतीय मैनेजमेंट सोच रही थी। ऑस्ट्रेलिया की वो गेंदबाजी देखने को मिलेगी जिसे देखकर वहां पर बैठे हजारों दर्शक सोच में पड़ जाएंगे। तो अब पहले ओवर की शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेन हिल्फेनहास और स्ट्राइक पर होते हैं भारतीय लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ओपनर गौतम गंभीर। और अब इस ओवर की चौथी गेंद पर बेन हिल्फेनहास गौतम गंभीर को शून्य के स्कोर पर आउट करके भारतीय टीम को पहला झटका दे देते हैं और इस तरह से भारतीय टीम बगैर किसी रन बनाए अपना पहला विकेट खो देती है। और जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि यह मुकाबला इतना आसान होने वाला नहीं था, उसकी शुरुआत बेन हिल्फेनहास ने गौतम गंभीर को आउट करके पूरी भारतीय टीम को दिखा दिया था। अब शून्य के स्कोर पे ही अपना पहला विकेट खो जाने के बाद भारतीय टीम में हड़कंप मच जाता है और यही से भारतीय टीम को भी लगने लगता है कि यह मुकाबला इतना आसान नहीं होने वाला है। खैर, अब गौतम गंभीर के आउट हो जाने के बाद वन डाउन पर बल्लेबाजी करने के लिए भारत के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज राहुल द्रविड़ आते हैं और अब पहले 5 ओवर की बात करें तो पहले 5 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन पर पहुंच जाता है। वहीं पर भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग 12 गेंदों पर 10 रन बनाकर खेल रहे थे और वहीं पर राहुल द्रविड़ अभी भी 14 गेंदों का सामना करके अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। और अगर अब यहां से बात करें 7 ओवर की, तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 30 रन पर पहुंच जाता है और उसके मात्र एक ही विकेट गिरा रहता है। लेकिन
अब यहाँ से एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की टीम वापसी करती है और 8वें ओवर की चौथी गेंद पर डग बोलिंजर टिम पेन के हाथों राहुल द्रविड़ को कैच आउट कराकर भारतीय टीम को दूसरा झटका दे देते हैं और भारतीय टीम अब यहाँ से अपना बहुत ही बड़ा विकेट खो देती है और पूरी तरह से दबाव में आ जाती है। भारतीय टीम को 31 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगता है और राहुल द्रविड़ 28 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब राहुल द्रविड़ के आउट हो जाने के बाद बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं विश्व के सबसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और सचिन तेंदुलकर आते ही पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर डग बोलिंजर को अपना खाता खोलते हैं और दिखा देते हैं कि आज मैं कुछ अलग ही मूड में खेलने के लिए उतरा हूं। और अब यहां से सभी को लगने लगता है कि वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर मिलकर बहुत ही आसानी के साथ भारतीय टीम को इस दबाव से निकालेंगे और जीत की ओर आगे लेकर चलेंगे। लेकिन ऐसा सोचना भारतीय टीम के लिए बहुत ही गलत था। जी हां, 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेन हिल्फेनहास वीरेंद्र सहवाग को माइकल हसी के हाथों कैच आउट कराकर 48 रन के कुल स्कोर पर बहुत ही बड़ा झटका दे देते हैं। वीरेंद्र सहवाग इस तरह से मात्र 70 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 48 रन के कुल स्कोर पर भारतीय टीम का तीसरा झटका और बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है। अब तीसरा विकेट गिर जाने के बाद पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी किए हुए सुरेश रैना बीच मैदान पर आते हैं और सभी को यही लगता है कि पहली पारी की तरह सचिन तेंदुलकर और सुरेश रैना फिर से इस पारी में भी एक बहुत ही बेहतरीन साझेदारी करेंगे और भारतीय टीम को इस दबाव से निकालेंगे। लेकिन आज ये सोचना बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग एक अलग ही मूड में चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी गेंदबाज थे, खासकर बेन हिल्फेनहास, वो भारतीय टीम के ऊपर भूखे शेर की तरह टूट पड़े थे और जो भी बल्लेबाज आ रहा था उसको सीधे पेविलियन की रास्ता दिखा रहे थे। जी हां, 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेन हिल्फेनहास सुरेश रैना को भी आउट करके भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका दे देते हैं और सुरेश रैना बगैर कोई रन बनाए बेन हिल्फेनहास का शिकार हो जाते हैं। अब 48 रन के स्कोर पर 4 विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह से दबाव में आ गई थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मुकाबले में कैसे आगे बढ़े। यहां से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारतीय टीम अब 100 रन भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी करना शुरू कर दी थी। ये मैच का चौथा दिन था और अंतिम सेशन चल रहा था और अंतिम घंटा चल रहा था। जी हां, सुरेश रैना के आउट हो जाने के बाद नाइट वॉचमैन के रूप में जहीर खान बल्लेबाजी करने आते हैं और अब चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक इंडिया की टीम अपना कोई भी विकेट नहीं खोती है। वो 55 रन के स्कोर पर भी पहुंच जाती है। मतलब आज का दिन समाप्त होने के बाद भारतीय टीम 55 रन के स्कोर पर अपने 4 विकेट खोई रहती है। अब पांचवा और फाइनल दिन का समय आता है। जहीर खान और सचिन तेंदुलकर बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बीच मैदान पर आ जाती है। अब यहां से देखा जाए तो भारतीय टीम को 161 रनों की जरूरत होती है और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया को मात्र 6 विकेट चटकाने थे मैच को जीतने के लिए। तो अगर ये मुकाबला देखा जाए तो पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की ओर ही झुका था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 55 रन के स्कोर पर भारतीय टीम के 4 बल्लेबाजों को पेविलियन का रास्ता दिखा चुकी थी। इसलिए अगर विनिंग परसेंटेज देखा जा रहा था उस समय तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ पूरी तरह से यह मैच झुक चुका था। कहीं से भी भारतीय टीम इस मुकाबले में नजर नहीं आ रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम बस कोटा पूरा करने के लिए इस मुकाबले में आज अंतिम दिन उतरी है। अब आज का खेल शुरू होता है और मात्र आधा घंटा ही बीता रहता है कि 24वें ओवर की 5वीं गेंद पर नॉर्थन हार्टेड जहीर खान को 76 रन के कुल स्कोर पर माइकल क्लार्क के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को 5वां झटका दे देते हैं और इस तरह से जहीर खान की पारी का अंत हो जाता है। जहीर खान 33 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और यहां से अब पूरी तरह से भारतीय टीम दबाव में आ जाती है। और अब जहीर खान के आउट हो जाने के बाद बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए हमेशा से काल रहे बीबीएस लक्ष्मण। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पहले दिन ही बीबीएस लक्ष्मण फील्डिंग करने के दौरान चोटिल हो गए थे। वो खेलने में बिल्कुल असमर्थ थे, लेकिन भारत की इस स्थिति को देखकर वो खेलने के लिए बीच मैदान पर उतरते हैं और उस समय क्रिकेट के रूल के हिसाब से वो रनर लेकर बीच मैदान पर आते हैं। रनर के रूप में सुरेश रैना उनके साथ बीच मैदान पर आते हैं और अब यहां से बीबीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर मिलकर बहुत ही सावधानी के साथ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को खेलना शुरू करते हैं और 27वें ओवर की अंतिम गेंद पर बीबीएस लक्ष्मण 1 रन लेकर के भारतीय टीम के स्कोर को 100 रन के ऊपर पहुंचा देते हैं। अब बीबीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर को इतना कॉन्फिडेंट खेलता देख ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग को टेंशन होने लगती है। उन्हें पता था कि अगर बीबीएस लक्ष्मण अंत तक खेलेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ इंडिया टीम को वो मैच जिता देंगे, क्योंकि बीबीएस लक्ष्मण किसी भी टीम के खिलाफ खेलने या ना खेलने पर जब वो ऑस्ट्रेलिया उनके सामने आती थी तो वो भूखे शेर की तरह ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टूट पड़ते थे। उन्हें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के साथ खेलने में बहुत ही मजा आता था और आज भी बीबीएस लक्ष्मण पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के ऊपर हावी हो गए थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज सभी बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, पर बीबीएस लक्ष्मण को परेशान बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। बीबीएस लक्ष्मण चोटिल होने के बावजूद बहुत ही सावधानी और बहुत ही आसानी के साथ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को फेस कर रहे थे। अब सचिन तेंदुलकर और बीबीएस लक्ष्मण बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए पार्टनरशिप भी कर रहे थे और पूरी तरह से भारतीय टीम को इस मुकाबले में वापस ला रहे थे। लेकिन इसी बीच पता नहीं किसकी नजर लग जाती है। जी हां, 30वें ओवर की अंतिम गेंद पर डग बोलिंजर सचिन तेंदुलकर को 119 रन के कुल स्कोर पर
आउट करके भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका दे देते हैं और इस तरह से 119 के स्कोर पर भारतीय टीम सचिन तेंदुलकर के रूप में अपना छठा विकेट खो देती है। शानदार लय में दिख रहे सचिन तेंदुलकर अब आउट होकर पेविलियन की ओर जाने लगते हैं। ये एक शानदार पार्टनरशिप भी इन दोनों के बीच में चल रही थी। इन दोनों के बीच में 43 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई थी और ये दोनों मिलकर इस मुकाबले में भारतीय टीम को बिल्कुल वापस ला चुके थे, लेकिन तभी अचानक डग बोलिंजर सचिन तेंदुलकर को आउट करके पूरी तरह से भारतीयों का ये सपना तोड़ देते हैं। अब सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन आज महेंद्र सिंह धोनी फिर से कुछ नहीं कर पाते हैं और 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते रन आउट हो जाते हैं और इस तरह से 122 रन के कुल स्कोर पर भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा और 7वां झटका लग जाता है। और अब कप्तान धोनी के आउट हो जाने के बाद बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं हरभजन सिंह, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर डग बोलिंजर हरभजन सिंह को 124 रन के कुल स्कोर पर कप्तान रिकी पॉन्टिंग के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को 8वां झटका दे देते हैं और इस तरह से 124 के ही स्कोर पर भारतीय टीम अपना 8वां विकेट और लगभग इस मैच को भी खो देती है। यहां से अब सारी उम्मीद, सारे दरवाजे भारतीय टीम के लिए बंद हो जाते हैं क्योंकि अब मात्र 2 ही विकेट बचे थे और वैसे भी बीबीएस लक्ष्मण चोटिल थे जिनसे बहुत ही ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी। और अब हरभजन सिंह के आउट हो जाने के बाद बीच मैदान पर बीबीएस लक्ष्मण का साथ देने के लिए आते हैं ईशांत शर्मा। और अब साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीबीएस लक्ष्मण और ईशांत शर्मा इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं जिसे देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बीबीएस लक्ष्मण इतनी तेजी के साथ बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं, वो मात्र 48 गेंद पे ही अपना 50 रन पूरा कर लेते हैं और भारतीय टीम को एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंचा देते हैं। और दूसरी तरफ से ईशांत शर्मा भी पूरी ताकत लगाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत ही सावधानी के साथ बल्लेबाजी करते हुए बीबीएस लक्ष्मण का साथ निभा रहे थे और भारतीय टीम को आगे लेकर बढ़ रहे थे। और 45वें ओवर की 5वीं गेंद पर इन दोनों के बीच में 50 रनों की पार्टनरशिप भी हो जाती है। जी हां, 45 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 174 रन के स्कोर पर पहुंच जाता है 8 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से मैच बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो गया था क्योंकि एक विकेट गिरने के बाद पूरी तरह से इस मैच में ऑस्ट्रेलिया हावी हो जाती और अगर विकेट नहीं गिरता तो बीबीएस लक्ष्मण इस मैच को इंडिया की तरफ निकाल चुके थे। इस मुकाबले में ऐसा रोमांच आ गया था मानो कोई ये वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा हो। कोई भी दर्शक अपनी सीट छोड़कर नहीं उठ रहा था। जो लोग टीवी देख रहे थे वो लगातार अपनी आंखें गड़ाए हुए थे, जो लोग रेडियो पे सुन रहे थे वो लगातार अपने कानों को रेडियो से सटाए हुए थे। और मैं बताऊं, मैं भी उस समय इस मैच को टीवी पर देख रहा था, मेरी भी सांसें बहुत ही तेज हो गई थी क्योंकि बीबीएस लक्ष्मण जो पारी खेल रहे थे उनकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम थी। और साथ में ईशांत शर्मा ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाजों को जिस तरह से अपने शरीर पर चोटें खा रहे थे उसे भी देखकर ऐसा लग रहा था कि ईशांत शर्मा आज अपनी पूरी जान झोंक दिए हैं टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए। अब 47वें ओवर में ईशांत शर्मा मिचेल जॉनसन जैसे गेंदबाज को 2 चौके लगाकर अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवाते हैं और भारतीय टीम को जीत के और करीब लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और ऑस्ट्रेलियाई बॉलर बिल्कुल टूट चुके थे। एक समय 124 के स्कोर पर 8 विकेट गिर गया था, उसके बाद से उनके हाथ में एक भी विकेट नहीं आ रहा था। उस समय उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत ही जल्द अब इस मुकाबले को वो जीत लेंगे, लेकिन ईशांत शर्मा और बीबीएस लक्ष्मण ने जिस तरह से बल्लेबाजी की पूरी ऑस्ट्रेलिया के मेहनत पर पानी फेर दिया था। और अगर अब बात करें 50 ओवर की तो 50 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 193 रन हो गया था और उसके मात्र 8 ही विकेट गिरे थे। और अब इस तरह से भारतीय टीम बहुत ही आगे इस मुकाबले में आ गई थी। भारतीय टीम को यहां से मुकाबला जीतने के लिए मात्र 23 रनों की जरूरत थी और उसके पास अभी भी 2 विकेट बचे हुए थे। वहीं पर बीबीएस लक्ष्मण की बात करें तो बीबीएस लक्ष्मण बहुत ही तेजी के साथ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 58 गेंदों पर 63 रन बनाकर खेल रहे थे और वहीं पर उनके साथी बल्लेबाज ईशांत शर्मा भी 71 गेंदों पर 29 रन बनाकर बहुत ही जुझारू पारी खेल रहे थे। और अब 53 ओवर की बात करें तो 53 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 200 रन पर पहुंच जाता है। मतलब यहां से भारतीय टीम को जीतने के लिए मात्र 16 रनों की जरूरत होती है। अगर भारतीय टीम 15 रन भी बना लेती तो यह मुकाबला टाई हो जाता। तो फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं आगे इस मैच में क्या होता है। और अब अगर 55 ओवर की बात करें तो 55 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 204 रन हो जाता है। मतलब यहां से मात्र भारतीय टीम को जीतने के लिए अब 12 रनों की जरूरत होती है। लेकिन अब इस मुकाबले में वो रोमांच आने वाला था, ये मैच एक बार फिर से पलटने वाला था। जी हां, अब 56वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेन हिल्फेनहास ईशांत शर्मा को आउट करके भारतीय टीम को 205 के स्कोर पर 9वां झटका दे देते हैं और इस तरह से अब भारतीय टीम एक बार फिर से दबाव में आ जाती है। यहां से भारतीय टीम को जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत होती है और उसके पास मात्र अब एक ही विकेट बचा रहता है। ईशांत शर्मा का विकेट गिरते ही पूरी तरह से इस मैच में एक बार फिर से रोमांच वापस आ जाता है। ईशांत शर्मा और बीबीएस लक्ष्मण के बीच शानदार 81 रनों की पार्टनरशिप होती है। ईशांत शर्मा शानदार 92 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेलकर आउट होते हैं। अब भारतीय टीम, भारतीय फैंस, भारतीय मैनेजमेंट की निगाह सिर्फ बीबीएस लक्ष्मण के ऊपर टिकी हुई थी क्योंकि वही एक ऐसे बल्लेबाज थे अब इस मुकाबले में जो भारत को यहां से जीत दिला सकते थे। लेकिन एक छोटी सी गलती इस मुकाबले को भारतीय टीम हार जाती और अब ईशांत शर्मा के आउट होने के बाद बीबीएस लक्ष्मण का साथ देने के लिए बीच मैदान पर आते हैं प्रज्ञान ओझा। अब 59वां ओवर लेकर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन और इस ओवर की दूसरी गेंद पर ऐसा ड्रामा होता
है। जी हाँ, मिचेल जॉनसन प्रज्ञान ओझा को गेंदबाजी करते हैं और गेंद जा करके सीधे उनके पैड पे लगती है और वो बहुत ही तेजी के साथ अपील करते हैं, लेकिन एम्पायर उन्हें आउट नहीं देता है। और इसी बीच वीवीएस लक्ष्मण के साथ जो रनर के रूप में सुरेश रैना आए थे और प्रज्ञान ओझा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और ये दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज को छोड़कर बाहर भी आ जाते हैं रन लेने के चक्कर में। और इसी बीच गेंद ऑस्ट्रेलियाई फील्डर के हाथों में आती है, वो सीधा थ्रो स्टंप पर फेंकता है, पर गेंद स्टंप पे न लगने के बजाय सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर चला जाता है और इस तरह से भारतीय टीम इस मुकाबले में बहुत ही आगे आ जाती है। उसको 4 रन मुफ्त का मिल जाता है और अब वो मूवमेंट यहाँ पर आने वाला था जिसका इंतजार बेसब्री से इंडियन फैंस कर रही थी। जी हाँ, इस ओवर की चौथी गेंद पर प्रज्ञान ओझा एक बार फिर से लेग बाई के रूप में दौड़कर 2 रन पूरा कर लेते हैं और भारतीय टीम इस तरह से इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट से मात दे देती है। इस मुकाबले में हार को देखकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि किस तरह से यह मुकाबला उनके हाथों से चला गया। एक समय 124 रन के स्कोर पर 8 विकेट गिर जाने से पूरी तरह से यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के हाथों में था, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण और ईशान शर्मा की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 1 विकेट से मात देकर इस टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच को अपने नाम करती है और इस टेस्ट श्रृंखला में 1-0 की अजय बढ़त भी बना लेती है। वीवीएस लक्ष्मण की शानदार बल्लेबाजी, ईशान शर्मा की शानदार बल्लेबाजी और बाद में प्रज्ञान ओझा का धैर्य भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिला देता है। तो फ्रेंड्स, भारत की इस जीत पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो फ्रेंड्स इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा जानकारी जुटानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। और साथ में आप किस मैच की हाईलाइट को फिर सुनना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उस मुकाबले को लाने के लिए और मैं साथ में उस व्यक्ति का नाम भी लूंगा जो मुझे किसी मैच को सजेस्ट करेगा। तो साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसी ही हाईलाइट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।